नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 मार्च 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स का हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, इलेक्शन के नतीजे आने के बाद गवर्नर के रोल से संबंधित। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। ये 2 आर्टिकल्स हैं हिंदू के जो हम डिस्कस करेंगे, एक एल्डर्स से संबंधित और दूसरा वाटर मैनेजमेंट से संबंधित। कोट है आज का बेंजामिन फ्रैंकलिन का, अगर देखो सभी एक जैसा सोच रहे हैं तो इसका मतलब कोई सोच ही नहीं रहा है। क्योंकि देखो जब हम सोचते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, लेकिन सारे हमेशा एक ही जगह सोच रहे हैं तो इसका मतलब कोई सोच नहीं रहा है, सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। तो ये आप लिख सकते हो कोड जब आपको थिंकिंग के बारे में लिखना हो या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बारे में लिखना हो। और हम डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले देखो आज ना डिस्कशन में आपको बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा ना आवाज़ आएगी पीछे से, क्योंकि ना घर के बराबर में घास काटी जा रही है तो ये मशीन की आवाज़ है। तो सॉरी इसके लिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूँगा। लेकिन आज कोई सॉल्यूशन मुझे मिला ही नहीं इसका। खैर चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इलेक्शन के नतीजे आने के बाद गवर्नर के रोल से संबंधित है सरकार बनवाने में। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद काउंटिंग चल रही है और नतीजे आने के बाद गवर्नर का रोल अहम हो जाता है कि वो किसको इनवाइट करेंगे सीएम बनने के लिए, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 164 सेक्शन 1 गवर्नर को ये पावर देता है कि वो सीएम अपॉइंट करें। देखो अगर किसी एक पार्टी की मेजोरिटी आती है तो कोई डाउट ही नहीं, जिस पार्टी की मेजोरिटी आई है उस पार्टी के लीडर को गवर्नर अपॉइंट करेंगे सीएम के तौर पर। लेकिन देखो दिक्कत तब है जब हंग असेंबली आ जाती है। मान लीजिए 100 टोटल सीट्स हैं विधानसभा में और 51 चाहिए मेजोरिटी के लिए, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की 51 सीट्स आई ही नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नर क्या करेंगे? अब कायदे से देखो होना तो ये चाहिए सरकारिया कमीशन के हिसाब से, सबसे पहले तो गवर्नर इनवाइट करें लार्जेस्ट जो प्री पोल अलायंस है उस प्री पोल अलायंस के लीडर को। जैसे 100 सीट्स है ना विधानसभा में, 51 मेजोरिटी की हैं, 3 पार्टीज हैं ए बी सी। ए पॉलिटिकल पार्टी को 40 सीट्स प्राप्त हुई, बी को 30 और सी को 20, बाकी बची हुई सीट्स इंडिपेंडेंट्स की। तो देखो अगर ए और सी का चुनाव से पहले ही अलायंस हो गया था, जैसे यूपी के केस में समाजवादी पार्टी और रालोद का हो गया था, तो अगर पहले से इनका प्री पोल अलायंस था तो इस अलायंस के लीडर को इनवाइट किया जाएगा सरकार बनाने के लिए और सीएम बनने के लिए। लेकिन मान लिया कि इन दोनों का प्री पोल अलायंस नहीं था, किसी का भी प्री पोल अलायंस नहीं था, तो इस केस में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है ना, जैसे ए है, ए के पास सबसे ज्यादा सीट्स हैं, मेजोरिटी नहीं है जो कि 51 है मान लिया, लेकिन सबसे ज्यादा सीट्स ए के पास हैं, तो ए पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को इनवाइट किया जाएगा कि वो सरकार बनाए, अपनी जो मेजोरिटी है वो साबित करें। लेकिन देखो ए पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर है ना मना कर देते हैं कि नहीं, हम सरकार नहीं बना सकते, हमारे पास मेजोरिटी नहीं है। तो फिर तीसरी प्रायोरिटी दी जाएगी गवर्नर के द्वारा पोस्ट पोल कोलिशन को। जैसे ए बी सी है ना, बी और सी इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, तो तीसरी प्रायोरिटी दी जाएगी कोई भी पोस्ट पोल कोलिशन बनता है तो बन जाए, उस पोस्ट चुनाव के बाद जो कोलिशन बनता है उसके लीडर को इनवाइट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। तीसरी प्रायोरिटी दी जाएगी लेकिन पोस्ट पोल कोलिशन को। पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? प्री पोल अलायंस को, यानी चुनाव से पहले ही अगर कोई अलायंस है तो उसके लीडर को इनवाइट किया जाएगा। दूसरी प्रायोरिटी दी जाएगी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को, और तीसरे नंबर पर प्रायोरिटी दी जाएगी पोस्ट पोल कोलिशन को, यानी चुनाव के बाद कोई अलायंस हो जाता है, कोलिशन बन जाता है। यह रिकमेंडेशन किसकी थी? सरकारिया कमीशन की। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस को फॉलो किया जाता है? आंसर है नो। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर 2005 में झारखंड में इलेक्शन हुए थे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके इमर्ज होकर आई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन गवर्नर ने क्या उनको इनवाइट किया? नहीं किया। गवर्नर ने इनवाइट किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर शिबू सोरेन को कि वो कोalition गवर्नमेंट बना लें कांग्रेस की सपोर्ट से। जबकि देखो तीसरी प्रायोरिटी देनी चाहिए थी पोस्ट पोल कोलिशन को,
चुनाव के बाद कोalition बनता है तो उसको तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, लेकिन गवर्नर ने पहली प्रायोरिटी उन्हीं को दी और चुनाव के बाद जो कोalition बना उसी के लीडर को इनवाइट कर लिया सीएम बनने के लिए। इसके बाद आप 2017 का एग्जांपल लीजिए। 2017 में गोवा और मणिपुर में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे। दोनों इलेक्शंस में ना कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके उभरी। गोवा में कांग्रेस को प्राप्त हुई 17 सीट्स और मणिपुर में 28 सीट्स हैं। लेकिन दोनों केसेस में गवर्नर ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को इनवाइट नहीं किया। इनवाइट किया गोवा में मनोहर पार्रिकर को सरकार बनाने के लिए और मणिपुर में एन बीरेन सिंह को सरकार बनाने के लिए, जबकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके नहीं उभरी थी। इसके बाद और एग्जांपल्स देखिए। कई बार देखो ऐसा भी हुआ कि गवर्नर ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को इनवाइट किया सरकार बनाने के लिए। कर्नाटक में 2018 में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके उभरी थी, तो बीएस येदियुरप्पा को इनवाइट किया गया गवर्नर के द्वारा सरकार बनाने के लिए, लेकिन वो नहीं बना सके। महाराष्ट्र में 2019 में भी देवेंद्र फडणवीस को इनवाइट किया गया सरकार बनाने के लिए। बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, बीजेपी की मेजोरिटी नहीं आई थी, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके उभरी थी। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, आप एक बात बताइए, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ही लोगों को गवर्नर के तौर पे अपॉइंट करती है अलग अलग राज्यों में, मतलब जिनकी जो सोच है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलती हो। तो जाहिर तौर पर जो गवर्नर हैं, अब आइडियली बात करें तो उन्हें देखो निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, लेकिन होता क्या है रियलिटी में उसकी बात करें तो गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर ही काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसी पार्टी की सरकार बने राज्य में भी जिसकी सेंटर में है। तो ये जो डिस्क्रिशन की हमने बात की ना, सरकारिया कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी कि पहली प्रायोरिटी इसको दी जाए, दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी प्रायोरिटी, कोई गाइडलाइन नहीं फॉलो की जाती है गवर्नर के द्वारा। अपनी मर्जी से बस वो यही कोशिश करते हैं कि उसी पार्टी की सरकार बने राज्य में जिसकी सेंटर में है। यूपीए भी ऐसा किया करती थी, बीजेपी भी ऐसा ही करती है और उससे पहले की जो सरकारें हैं वो भी ऐसा ही करती थी। अब इसके बाद देखो एक क्वेश्चन ये भी उठ जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कौन सा मैकेनिज्म अपनाती हैं गवर्नर को सेटिस्फाई करने के लिए कि देखो हमारे पास लेजिस्लेचर में मेजोरिटी है। दो तरीके देखो मेनली पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपनाए जाते हैं। एक तो गवर्नर के पास अपने विधायकों को लेके जाना, यानी जो लेमन टर्म्स में बोलते हैं विधायकों की परेड करवाना। गवर्नर के सामने सभी विधायकों को चलवा दिया जाता है कि देख लो, गिन लो, हमारे पास मेजोरिटी है। दूसरा तरीका यह होता है गवर्नर को जो लीडर हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो लॉ मेकर्स की सपोर्ट का लेटर दे देते हैं कि देखो हमारे पास इतने विधायकों का सपोर्ट है, इतने विधायकों ने लेटर पर साइन करके दिया है। दोनों तरीके अपनाए जाते हैं अलग अलग समय पर, लेकिन देखो दोनों केसेस में कई बार कमियां मिली हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाता है 1982 का। 1982 में हरियाणा के गवर्नर ने उस समय देवीलाल को कहा, जो लोकदल के लीडर थे, कि आप अपने विधायकों को राजभवन में लेके आइए। जैसे बोल दिया कि 10 मार्च को लेके आइए, लेकिन उससे एक दिन पहले 9 मार्च को गवर्नर ने भजनलाल को सीएम पद की शपथ दिलवा दी। सोच के देखिए, गवर्नर बोलते हैं देवीलाल को कि 10 मार्च को आप अपने विधायकों को मेरे पास लेके आ जाइए, लेकिन उससे एक दिन पहले ही किसी और लीडर को, भजनलाल को, इस केस में शपथ दिलवा दी गई सीएम के पद की। तो गवर्नर का जो रोल था इस पूरे केस में सही नहीं था। 2018 में भी येदियुरप्पा ने गवर्नर को एक लेटर सौंपा और बोला कि मेरे पास इतने विधायकों का समर्थन है, लेकिन कोई डिटेल नहीं दी। गवर्नर को रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे बुला लीजिए सीएम बनने के लिए। गवर्नर ने मान भी लिया, जबकि येदियुरप्पा ने कोई डिटेल्स नहीं सौंपी थी कि आप सबूत दीजिए, कैसे आप बोल रहे हो कि आपके पास इतने विधायकों का समर्थन है। तो गवर्नर के चुनाव के नतीजे के बाद जो ये डिसीजंस होते हैं ना, इनको चैलेंज भी किया जाता है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट्स ने ना अभी तक गवर्नर की जजमेंट पर इंटरफेयर नहीं किया है कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया है। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नर के द्वारा टाइम दिया जाता है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी साबित करने के लिए, उस टाइम को जरूर कम किया है। जैसे कर्नाटक के केस में 2018 में और गोवा के केस में 2017 में टाइम को इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कम किया है क्योंकि देखो ये जो टाइम होता है ना कि गवर्नर देते हैं कि आपके पास मेजोरिटी साबित करने के लिए 30 दिन है, और 30 दिन में आपको पता है विधायकों की खूब खरीद फरोख्त होती है, एक दूसरे की विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, पोचिंग होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है।
तो इसे ही रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टाइम कम कर दिया जाता है। और देखो, जब हंग असेंबली आती है ना, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो ऐसी सिचुएशन में स्पीकर का रोल भी अहम हो जाता है, क्योंकि जैसे तैसे करके दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़ के कोई पार्टी सरकार तो बना लेती है, लेकिन कायदे से जो विधायक टूट के आए उन पर एंटी डिफेक्शन का लॉ लग जाता है, अगर 2/3 मेजोरिटी से विधायक अलग नहीं हुए तो। लेकिन इस केस में ना स्पीकर जानबूझ के उन विधायकों को जिन्होंने दल बदला है, जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी चेंज की है, कायदे से वो एक्सपेल होने चाहिए, उनकी सदस्यता जानी चाहिए, लेकिन स्पीकर जानबूझ के उस केस को डिले करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर सदस्यता चली गई तो हमारी ही पार्टी को नुकसान होगा। अब वही बात फिर से बोल रहा हूं, कायदे से स्पीकर तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते, लेकिन स्पीकर बनने से पहले तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं ना, तो वो सोच उनके मन से जाती नहीं है, वो बाइस्ड होके काम करते हैं। रियलिटी में अगर बात करें, प्रैक्टिकली हम बात करें, तो इसलिए जानबूझ के स्पीकर जो हैं वो एंटी डिफेक्शन लॉ का इस्तेमाल करके उन विधायकों की सदस्यता रद्द करते नहीं है जिन्होंने पार्टी चेंज कर ली है, क्योंकि इससे उनकी पेरेंट पार्टी को, जो पहले उनकी पार्टी थी, उसको नुकसान हो जाएगा। अब लास्ट में बारी आती है इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी सारे सजेशंस दिए गए हैं। जैसे 1971 में गवर्नर्स की एक कमेटी ने सजेस्ट किया था कि प्रेसिडेंट के सेक्रेटरीट में एक स्पेशल विंग बनाई जाए जो कि गवर्नर से कम्युनिकेट करे अगर हंग असेंबली जैसी सिचुएशन आती है। तो फिर जब ये प्रेसिडेंट का सेक्रेटरीट कम्युनिकेट करेगा ना ऐसी सिचुएशन में गवर्नर्स के साथ, तो यूनिफॉर्मिटी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी राज्य में सेम सिचुएशन में गवर्नर अलग अलग एक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा पुंछी कमीशन ने 2010 में अपनी रिपोर्ट दी थी और उन्होंने कहा था संविधान को अमेंड करना चाहिए। संविधान में स्पेसिफिक गाइडलाइंस होनी चाहिए कि अगर मेजोरिटी नहीं आएगी तो गवर्नर को क्या करना है, ताकि गवर्नर का जो डिस्क्रिशन है ना इस केस में कम से कम हो जाए। संविधान में अगर कोई चीज लिख दी गई फिर तो गवर्नर उसके उल्ट नहीं जा सकते ना। लेकिन राइटर एक बात ये बोल देते हैं कि देखो, संविधान को बदल भी दिया जाएगा ना तो बात वही आ जाती है जो एक फेमस कोट नहीं है, संविधान कैसे इंप्लीमेंट होगा उन लोगों पे डिपेंड करता है जिनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी है। तो गवर्नर को ना फेयर मैनर में और जुडिशियस मैनर में एक्ट करना चाहिए। अगर वो फेयरलेस होके बिना फेवर के काम करेंगे तो संविधान को अमेंड करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ओल्ड एज केयर से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, बेसिक फैक्ट्स हम पहले रिवाइज करते हैं एल्डर्स के बारे में। वैसे तो देखो, अभी जो हमारे देश की पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा यंग है, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश की पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रही है। जैसे जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगी, ओल्ड एज सिटीजन्स की संख्या भी बढ़ती ही जाएगी। आज हमारे देश में 9% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल या फिर 60 साल से ज़्यादा हैं, लेकिन एक अनुमान के अनुसार 2050 तक हमारे देश में ओल्ड एज सिटीजन्स की संख्या 19% से ज़्यादा हो जाएगी। यानी ऑलमोस्ट 300 मिलियन लोग ऐसे होंगे हमारे देश में जिनकी उम्र 60 साल या फिर 60 साल से ज़्यादा होगी। हम बात करें अभी की, जैसा हमने डिस्कस किया, अभी हमारे देश में सीनियर सिटीजन्स की संख्या 9% के आसपास है, जबकि ग्लोबल एवरेज है 12%। हमारे देश के कुछ राज्य हैं जैसे केरल, गोवा, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, इन 5 स्टेट्स में सीनियर सिटीजन्स की जो संख्या है वो 10% या फिर 10% से ज़्यादा है। और नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, असम, इन राज्यों में सीनियर सिटीजन्स की संख्या, यानी ऐसे लोगों की संख्या जिनकी एज 60 साल या फिर 60 साल से ज़्यादा है, काफ़ी कम है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है एल्डर्स को, यानी सीनियर सिटीजन्स को। आप हर एक डायमेंशन ऐड कर सकते हो। जैसे देखो, हेल्थ रिलेटेड डिजीज काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन आपको पता है आजकल बढ़ रहा है, तो बहुत बार भी ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं या फिर ठीक से उनका ख्याल नहीं रखते। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है एल्डर सिटीजन्स को। आजकल इंटरेस्ट रेट्स तो काफ़ी घट रहे हैं, तो कुछ जो थोड़े बहुत पैसे जमा करके रखे होते हैं सीनियर सिटीजन्स ने, उन पे काफ़ी कम ब्याज प्राप्त होता है। तो इस वजह से
एल्डर सिटीजन्स का काम नहीं चल पाता, यानी हेल्थ रिलेटेड जो डिजीज हो जाते हैं या फिर किसी दूसरे काम के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, तो वो अपने बच्चों पर मोहताज हो जाते हैं। सोसाइटी का डायमेंशन ऐड कीजिए। जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। काफ़ी बार आपने सुना होगा क्रिमिनल्स सीनियर सिटीजन्स को निशाना बनाते हैं सोने की चैन लूटने के लिए या फिर पैसों को लूटने के लिए। सरकार जो थोड़े बहुत प्रोग्राम्स चलाती हैं सीनियर सिटीजन्स को राहत देने के लिए, उन प्रोग्राम्स को भी ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि सीनियर सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं अपनी पेंशन बनवाने के लिए। जो गवर्नमेंट स्टाफ होता है काफ़ी रूडली बात करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो कि किस प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है सीनियर सिटीजन्स को। अब हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के बारे में। देखो, संविधान के आर्टिकल 41 जो कि डीपीएसपी में आता है, लिखा गया है एल्डर पर्सन्स की केयर के लिए। सरकार ने 1995 में नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चलाया था। 2007 में प्रोग्राम को री इंट्रोड्यूस किया गया था इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंतर्गत। बोला गया था कि वो सीनियर सिटीजन्स जो बिलो पॉवर्टी लाइन से संबंध रखते हैं उनको सरकार पेंशन देगी। हालांकि देखो, तब से अभी तक पेंशन के अमाउंट को इंक्रीज नहीं किया गया है। 200 रुपये उन लोगों को जिनकी एज 60 से 80 के बीच में है और 500 रुपये उन सीनियर सिटीजन्स को जिनकी एज 80 साल से ऊपर है। तब से अभी तक सेम अमाउंट है। 2011 में एक ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन्स आई थी। इस ड्राफ्ट पॉलिसी में बोला गया था कि इस अमाउंट को बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया जाए, लेकिन किया नहीं गया। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अमाउंट सेम का सेम है। 2007 में एक एक्ट आया, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। ये एक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट में कहा गया कि देखो, बच्चों की जिम्मेदारी है अपने माँ बाप का ख्याल रखना। अगर बच्चे ऐसा नहीं करते हैं तो सीनियर सिटीजन्स ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल्स में जाके पैसों की मांग कर सकते हैं और बच्चों को मैंडेटरी रूप से अपने माँ बाप को पैसे देने होंगे ताकि वो अपना ख्याल रख सकें। एक इंपॉर्टेंट बात 2007 के इस एक्ट में ये भी बोली गई। देखो, काफ़ी बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि एल्डर सिटीजन्स अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं बच्चों के नाम पे, रिलेटिव के नाम पे, और बाद में बच्चे और रिलेटिव उन एल्डर पर्सन्स का ख्याल रखना छोड़ देते हैं। तो इस केस में एल्डर सिटीजन्स ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं और मांग कर सकते हैं कि देखो, हमने जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया था, हमारे उस फैसले को निरस्त किया जाए और फिर से प्रॉपर्टी हमारे पास आनी चाहिए। तो ये भी प्रोविजन है 2007 के इस एक्ट में। लेकिन देखो, वही बात, इंप्लीमेंट ढंग से नहीं किया गया इस एक्ट को। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो कि नोडल मिनिस्ट्री है एल्डर पर्सन्स की केयर के लिए, इस मिनिस्ट्री के द्वारा 2092 में एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स। लेकिन ये प्रोग्राम भी इफेक्टिव साबित नहीं हुआ ओल्डर पर्सन्स की केयर के लिए। अब सबसे लास्ट में कुछ रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि देखो, सभी ओल्डर पर्सन्स के लिए 2000 रुपये की पेंशन होनी चाहिए समय के अनुसार। महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो 2000 की पेंशन होनी ही चाहिए। इसके बाद ऐसे एज्ड लोग जिनके पास घर नहीं है, काफ़ी गरीब हैं, सरकार उनके लिए घर की व्यवस्था करे और इसे एक इंटीग्रल कंपोनेंट माना जाए प्रधानमंत्री आवास योजना का। असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज इस्टेब्लिश की जाए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाएं सीनियर सिटीजन्स को ताकि उनके पास ज़्यादा पैसा उपलब्ध हो और वो किसी पर डिपेंडेंट ना हो, अपनी केयर खुद से कर सकें। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ। जर्मनी में एक कंसेप्ट है कि देखो, ओल्डर सिटीजन्स जो अलग हो जाते हैं, या तो उनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं या फिर उन सीनियर सिटीजन्स के बच्चे होते नहीं हैं, उनको देखो ऑर्फनेज में रखा जाए, यानी जहाँ पर अनाथ बच्चे होते हैं उन अनाथ बच्चों के साथ रखा जाए ओल्डर सिटीजन्स को, ताकि देखो जो अनाथ बच्चे हैं उनको माँ बाप की कमी ना खले, उनको सीनियर सिटीजन्स का जो एक्सपीरियंस है उनका लाभ मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स अच्छे संस्कार डालेंगे उन अनाथ बच्चों में, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। तो जर्मनी का ये कंसेप्ट जो है वो इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा लास्ट में देखो कुछ और भी अच्छे सजेशंस हैं। जैसे ये ओल्ड एज होम होते हैं ना, इनमें जो रेजिडेंट्स होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वहाँ पर रेगुलर
उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा सकती है किसी एनजीओ के साथ टाई अप करके या फिर किसी लोकल हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके। बेसिक उनका रेगुलर टेस्ट जैसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, पीरियोडिक विजन, हियरिंग स्क्रीनिंग, ये सब टेस्ट किए जा सकते हैं और जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो उनको आगे रेफर भी किया जा सकता है। तो सरकार ओल्ड एज होम्स के लिए प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाए ताकि जो ये ओल्ड एज होम्स है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम नाम का ओल्ड एज होम खुल गया। बेसिक फैसिलिटीज़ तो होनी ही चाहिए ना। ओल्ड एज होम का क्या डिज़ाइन है, कैसी फैसिलिटीज़ हैं। अब देखो बुढ़ापे में बहुत सारे मोबिलिटी संबंधी चैलेंजेस भी आ जाते हैं, तो एल्डर्स को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे क्या व्यवस्था है, क्या प्रॉपर स्टाफ है, इनको सरकार रेगुलेट करे। अगर ओल्ड एज होम्स में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है तो सरकार भी थोड़ा सपोर्ट करे अपनी तरफ से इन ओल्ड एज होम्स को। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एल्डर्स से संबंधित। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है ना वो वाटर मैनेजमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो मेनली ना इस आर्टिकल में इंटर बेसिन ट्रांसफ़र यानी जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ना उससे संबंधित कुछ अच्छे पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में आपको पता है क्या होता है, एक रिवर जिसमें ज़्यादा पानी है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे रिवर में जहाँ पे कम पानी है। लेकिन राइटर कहते हैं देखा गया है कि वर्ल्ड में खास करके इंडिया की हम बात करें, जो ये इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है ना उनकी इतने ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक असेसमेंट नहीं होती। जैसे केन बेतवा लिंक है, अब इसमें पानी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा केन रिवर से बेतवा रिवर में, लेकिन देखो क्या ये देखा गया है कि केन रिवर के आसपास जो रीजन्स हैं वहाँ पे फ्यूचर में अर्बनाइजेशन कैसा होगा, क्या फ्यूचर में वहाँ पे पानी की डिमांड सेम रहेगी, बहुत सारी चीज़ें। और इवन ये भी केन रिवर से बेतवा रिवर में पानी ट्रांसफर किया जाएगा तो वहां पे केन रिवर के आसपास हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है उस पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि वहां पे फिर बारिश होना कम हो जाएगी, ये सब चीजें भी देखनी होती हैं। और देखो जो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चेंज होता है ना, पूरे रीजन की जो इकोलॉजी है वो चेंज हो जाती है, लोगों का जो लाइवलीहुड है वो भी प्रभावित होता है। तो फ्यूचरिस्टिक एजम्पशन भी जरूर करे सरकार जब इस प्रकार की पॉलिसीज बनाए। दूसरा देखो इरिगेशन की हम बात करते हैं, बार बार हम ये बोलते हैं कि जब रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो इरिगेशन का एरिया बढ़ेगा। राइटर कहते हैं इरिगेशन का जो प्रेजेंट पोटेंशियल है ना, इवन उसी को सरकार यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। जैसे 2016 में इरिगेशन पोटेंशियल था 112 मिलियन हेक्टेयर का, लेकिन ग्रोस इरिगेटेड एरिया था सिर्फ 93 मिलियन हेक्टेयर। 19% गैप है कितना पोटेंशियल है और कितना इरिगेटेड एरिया है। तीसरे नंबर पे पॉइंट ये है, हम जो खेती करते हैं ना, इवन खेती भी और इंडस्ट्रीज में भी, जितना खेती में हमारे देश में पानी का इस्तेमाल होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा है दूसरे देशों के अपेक्षा कर। जैसे डेटा है, ये डेटा हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि 1 टन अगर राइस हम उगाएंगे तो दूसरे देशों के मुकाबले में हमारे देश में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होगा। और वही राइस जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना तो इसका मतलब हम पानी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कीमती पानी जिसकी कमी होने वाली है आने वाले कुछ सालों में। और देखो ना सिर्फ एग्रीकल्चर में बल्कि इंडस्ट्रीज में भी जितना पानी हम इस्तेमाल करते हैं ना दूसरे देश उतना पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं। और हमारे देश में ना प्रॉपर व्यवस्था नहीं है ग्रे वाटर को भी रिसाइकल करने की। ग्रे वाटर समझते हो कौन सा पानी? ग्रे वाटर जैसे अपने घरों में वाश बेसिन से निकलने वाला पानी जो हमने यूज कर लिया है, नहाने के बाद वाला पानी, वो ग्रे वाटर है। तो ग्रे वाटर को फिर से इस्तेमाल किया जा सके इन्हीं पर्पजेज के लिए, जैसे बर्तन धोने के लिए, वो व्यवस्था दूसरे देशों में काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन हम अभी तक इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये ग्रे वाटर जो है उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी वाटर को कंजर्व करने के लिए पॉलिसी बने ना, इन सभी प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना जरूरी है। और देखो पानी के कंजर्वेशन संबंधी जो अप्रोच बने ना वो टेक्नोसेंट्रिक नहीं हो, सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ध्यान देने वाली ना हो, एंथ्रोपोजेनिक हो, मतलब लोगों को भी यूज किया जाए पानी के कंजर्वेशन में। लोग जो है वो सबसे मेन है। आज भी इतने सारे लोग हैं जिनको बेसिक पीने का पानी भी नहीं मिल पाता, और दूसरी तरफ शहरों में आप कुछ देखोगे बहुत सारे लोग जो हैं वो इतना पानी वेस्ट कर देते हैं अपना गाड़ियां धोने में, इवन पीने वाला पानी। तो इसलिए जो भी अप्रोच सरकार अपनाए ना वो ह्यूमन बींग्स को, देश के सिटीजन्स को ध्यान में रख के अपनाए, तभी वो अप्रोच जो है वो सफल हो पाएगी। लोगों का पार्टिसिपेट करना जरूरी है अगर हम पानी को कंजर्व करना चाहते हैं, पानी के स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया वाटर स्ट्रेस से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिस्कस किए। आज शोर काफ़ी था, सॉरी इसके लिए। मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा
इरिटेशन सी हो रही थी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।